नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य यूनिट नंबर 7 जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा ये आपका मिड जनवरी में JSSC के द्वारा निर्धारित किया गया है। और जो सभी 100 क्वेश्चन हैं वो झार शिक्षा के द्वारा तैयार किए गए बुकलेट नंबर 7 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से है। आप अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर सेल, क्योंकि इसका जो क्रिसमस सेल था वो समाप्त हो चुका था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि सर इसका ऑफर आप हमें एक्सटेंड कर दीजिए। तो हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर सेल इसमें एक्सटेंड करके अप्लाई कर दिया है। तो आप लोग अभी भी इसको अवेल कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट जो है वो सभी बुकलेट पर आपको अभी मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि प्रिपरेशन में कमी रह गई है वे लोग इन बुकलेट्स को लेके आराम से अपनी प्रिपरेशन को गति दे सकते हैं और परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं मैक्स वेबर नौकरशाही से। मैक्स वेबर ने सत्ता यानी अथॉरिटी के किन 3 आदर्श रूपों यानी आइडियल टाइप्स की पहचान की? तो पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। इसमें हमें याद क्या रखना है कि वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही कानूनी तर्कसंगत सत्ता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वेबर ने नौकरशाही को संगठन का सबसे कुशल रूप क्यों माना? क्योंकि वह सटीकता, निरंतरता, अनुशासन और विश्वसनीयता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित आदर्श नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है? जिसमें कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के ऊपर उठकर कार्य करते हैं। तो अभिव्यक्तता यानी इम्पर्सनैलिटी। अगला प्रश्न है, नौकरशाही एक लोहे का पिंजरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। यह विचार किसका विश्लेषण करते समय उभरा? तो यह विचार मैक्स वेबर के तर्कसंगतता के सिद्धांत का है। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार नौकरशाही में अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर होनी चाहिए? तो अधिकारियों की नियुक्ति तकनीकी योग्यता और अनुबंध के आधार पर होनी चाहिए, न कि चुनाव के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने वेबर की नौकरशाही की आलोचना करते हुए इसे प्रशिक्षित अक्षमता ट्रेंड इनकैपेसिटी कहा? तो रॉबर्ट मर्टन ने कहा। किसने? तो रॉबर्ट मर्टन ने। अगला प्रश्न है, वेबर की नौकरशाही में पद सोपान का क्या अर्थ है? तो उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण की एक अभिव्यक्ति श्रृंखला। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन का मुख्य वित्तीय आधार क्या होना चाहिए? तो निश्चित वेतन और पेंशन जो पूरी तरह से संगठन यानी राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। अगला प्रश्न है, वेबर के कैरियर सेवा सिद्धांत का क्या निहितार्थ है? उसका निहितार्थ है कि कर्मचारी का पद उसका एकमात्र या मुख्य व्यवसाय होता है और पदोन्नति वरिष्ठता या योग्यता पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही संगठन के अन्य सभी रूपों से उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे मशीन उत्पादन के अन्य तरीकों से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह मैक्स वेबर का है। अगला प्रश्न है, एल्विन गोल्डनर ने वेबर के नियमों के अनुपालन की आलोचना करते हुए किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो यह नियम उन्मुख बनाम दंड केंद्रित नौकरशाही अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी मॉक रिप्रेजेंटेटिव एंड पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। अगला प्रश्न है, वेबर के कानूनी तर्कसंगत अधिकार में
वैधता लेजिटिमेसी का स्रोत क्या है? तो वैधता का स्रोत है अधिनियमित नियमों और आदेश देने वाले की कानूनी स्थिति में विश्वास। अगला प्रश्न है नौकरशाही अपने स्वभाव से ही साम्राज्य निर्माता एम्पायर बिल्डर होती है। यह आलोचना किस सिद्धांतकार से जुड़ी है? यह पार्किंसन से जुड़ी है। अगला प्रश्न है वेबर के अनुसार एक अधिकारी अपने पद का स्वामी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्यालय की संपत्ति और निजी संपत्ति के बीच स्पष्ट अलगाव यानी सेग्रीगेशन होता है। अगला प्रश्न है मार्टिन एल्ब्रो ने वेबर की नौकरशाही के अध्ययन के बाद इसे कितने प्रमुख अर्थों में वर्गीकृत किया? तो 7 प्रमुख अर्थों में वर्गीकृत किया, जैसे संगठन के रूप में, अक्षमता के रूप में, अधिकारियों के शासन के रूप में, एटसेट्रा। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक सिद्धांत मेयो, साइमन और रिग्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है एल्टन मेयो के हाथोर्न प्रयोग ने शास्त्रीय सिद्धांत की किस अवधारणा को चुनौती दी? तो आर्थिक मानव इकोनॉमिक मैन की अवधारणा को और सामाजिक मानव को स्थापित किया। अगला प्रश्न है हाथोर्न प्रयोगों के दौरान बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम अध्ययन का मुख्य शीर्षक क्या था? इसका मुख्य शीर्षक था अनौपचारिक समूह उत्पादन के स्तर को नियंत्रित करते हैं और अपने मानदंड तय करते हैं। अगला प्रश्न है महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध होता है या यह क्या सिद्ध किया? तो यह भौतिक सिद्धांतों जैसे प्रकाश का उत्पादकता पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना मानवीय और मनोवैज्ञानिक कारकों का पड़ता है। अगला प्रश्न है एल्टन मेयो के अनुसार श्रमिकों की संतुष्टि का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह स्रोत है संगठन में सामाजिक संबंध और अनौपचारिक समूहों में भागीदारी। अगला प्रश्न है रेबल परिकल्पना का खंडन किस सिद्धांत ने किया? यह मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा किया गया। यह मानता है कि समाज व्यक्तियों का असंगठित झुंड नहीं है। अगला प्रश्न है एल्टन मेयो को औद्योगिक समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कार्यस्थल पर मानवीय व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया। किस लिए? तो उन्होंने मानवीय व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया। अब हम देखते हैं हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों को क्या कहकर खारिज किया? तो उन्होंने कहावतें यानी कि प्रोवर्ब्स कहकर खारिज किया क्योंकि वे अक्सर विरोधाभासी थे। अगला प्रश्न है साइमन के अनुसार एक प्रशासनिक या एक प्रशासक अधिकतम मैक्सिमाइजिंग निर्णय लेने के बजाय किस प्रकार का निर्णय लेता है? तो संतोषजनक यानी सैटिस्फाइंग निर्णय लेता है। अगला इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें याद क्या रखना है। इसका कारण सीमित तार्किकता यानी कि बाउंडेड रैशनैलिटी है। अगला प्रश्न है निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण बुद्धिमत्ता, डिजाइन और चयन किसके या किसने प्रतिपादित किए? तो यह हर्बर्ट साइमन ने प्रतिपादित किए। कौन सा? तो बुद्धिमत्ता, डिजाइन और चयन जो है यह हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है प्रशासनिक व्यवहार एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 पुस्तक में साइमन ने किस विभाजन पर जोर दिया? तो फैक्ट तथ्य और वैल्यू यानी मूल्य के बीच का अंतर पर जोर दिया। अगला प्रश्न है साइमन के अनुसार प्रोग्राम्ड निर्माण प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या है? तो यह है वे निर्णय जो दोहराए जाते हैं और जिनके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है साइमन ने तार्किकता को सीमित करने वाले किन कारकों की पहचान की है? तो किन कारकों की पहचान की है? तो जानकारी की कमी, समय का अभाव और मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक सीमाएं। अगला प्रश्न है निर्णय लेना लोक प्रशासन का दिल है, यह दृष्टिकोण किस विचारक का है? यह हर्बर्ट साइमन का है। किनका? तो यह हर्बर्ट साइमन का है। अगला प्रश्न है सीमित तार्किकता
बाउंडेड रैशनैलिटी की अवधारणा क्या बताती है? तो यह बताती है कि मनुष्य पूर्णतः तर्कसंगत नहीं हो सकता, वह केवल उपलब्ध जानकारी के आधार पर पर्याप्त अच्छा विकल्प चुनता है। अब हम देखते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के पारिस्थितिकी सिद्धांत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्स ने विकासवाद या विकासशील देशों के प्रशासन को समझने के लिए कौन सा मॉडल विकसित किया? तो उसने प्रिज्मीय समाज मॉडल यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल को प्रस्तुत किया या विकसित किया। अगला प्रश्न है, रिक्स के अनुसार सलाह मॉडल किसकी प्रशासनिक उप प्रणाली है? यह प्रिज्मीय समाज यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की प्रशासनिक उप प्रणाली है। अगला प्रश्न है, औपचारिकतावाद यानी फॉर्मेलिज्म रिक्स के मॉडल में क्या दर्शाता है? यह सिद्धांत यानी नियम और व्यवहार वास्तविकता के बीच का भारी अंतर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रिक्स ने एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया? यह 1957 में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उपव्यवस्था को रिक्स ने क्या नाम दिया? तो इन्होंने बाजार कैंटीन मॉडल नाम दिया। अगला प्रश्न है, बहुसांप्रदायिकता या क्लिक्स की अवधारणा किस समाज की विशेषता है? यह प्रिज्मीय समाज यानी प्रिज्मेटिक समाज की विशेषता है। अगला प्रश्न है, रिक्स के अनुसार नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद प्रिज्मीय समाज में किस रूप में कार्य करता है? यह प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता के बजाय वफादारी को प्राथमिकता देता है। अगला प्रश्न है, प्रशासन एक निर्वात में कार्य नहीं करता, वह अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है, यह किस दृष्टिकोण का सार है? यह पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण यानी इकोलॉजिकल अप्रोच का सार है। अगला प्रश्न है, रिक्स के अनुसार विवर्तन दैट मीन्स डिफ्रैक्शन किस समाज की विशेषता है? यह औद्योगिक समाज यानी इंडस्ट्रियल की है, जहां भूमिकाएं विशिष्ट और स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न है, अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग की विशेषता क्या है? तो ओवरलैपिंग की विशेषता है आधुनिक संरचनाओं का पारंपरिक संरचनाओं के साथ सह अस्तित्व। अब हम लोग देखते हैं ई गवर्नेंस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ई गवर्नेंस में स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मार्ट का पूर्ण रूप है सिंपल यानी सरल, मोरल नैतिक, अकाउंटेबल यानी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिव उत्तरदायी और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। क्या है स्मार्ट का पूर्ण रूप? तो सिंपल, मोरल, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 2006 में शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश की कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना नागरिकों को वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है? यह ई सेवा है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का G2C मॉडल किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह सरकार और नागरिकों यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए कर्नाटक की प्रसिद्ध परियोजना का नाम क्या है? इसका नाम है भूमि। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल डिवाइड ई गवर्नेंस के लिए एक चुनौती क्यों है? क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इंटरनेट साक्षरता और पहुंच में भारी असमानता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानदूत परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक इंट्रानेट आधारित ई गवर्नेंस पहल है? यह मध्य प्रदेश धार जिला में शुरू किया गया यानी कि मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला प्रश्न है, डिजिटल लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दस्तावेजों के भौतिक उपयोग को कम करना और ई दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस में पारस्परिकता इंटरऑपरेबिलिटी की चुनौती का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विभिन्न सरकारी विभागों के सॉफ्टवेयर और सिस्टम का एक दूसरे के साथ संवाद करने में असमर्थ होना। अगला प्रश्न है, प्रगति प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किया जाता है,
का पूर्ण रूप क्या है, यानी प्रगति का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस केवल तकनीक के बारे में नहीं बल्कि यह डैश के बारे में है, रिक्त स्थान भरें। तो यह तकनीक के बारे में नहीं बल्कि प्रक्रिया सुधार यानी प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में है। ई क्रांति मिशन किस बड़े कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, यह डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राज्य मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप का प्राथमिक कार्य क्या है, इसका प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं को एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन में साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती क्यों है, तो नागरिकों के संवेदनशील डेटा की चोरी और गोपनीयता भंग होने के जोखिम के कारण। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक प्रबंधन, नेतृत्व, संचार और अभिप्रेरण और नेतृत्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला हम लोग देखते हैं नेतृत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, नेतृत्व का लक्षण सिद्धांत किस पर केंद्रित है, यह नेता के व्यक्तिगत गुणों और चरित्र पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व का प्राथमिक कार्य क्या है, इसका प्राथमिक कार्य है संचार की प्रणाली को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत किसने विकसित किया, यह ब्लैक और माउंटन के द्वारा विकसित किया गया। इसमें याद क्या रखना है कि उत्पादन की प्रति चिंता और लोगों के प्रति चिंता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की परिस्थिति जन्य विचारधारा का क्या मानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नेतृत्व शैली हर स्थिति के लिए सर्वोत्तम नहीं होती, यह स्थिति, कार्य और अधीनस्थों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, रेंसिस लिकट ने प्रबंधन की कितनी प्रणालियों की पहचान की है, उन्होंने 4 की पहचान की है, शोषणकारी, अधिकारवादी, परोपकारी और अधिकारवादी और परामर्शदाता और सहभागी। पहला क्या है, शोषणकारी अधिकारवादी, दूसरा परोपकारी अधिकारवादी, तीसरा परामर्शदाता और चौथा सहभागी। अगला प्रश्न है, फील्डर का आकस्मिकता मॉडल किस स्केल का उपयोग करता है, यह एलपीसी स्केल का उपयोग करता है, यानी लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल। अब हम लोग देखते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो संचार प्रक्रिया में शोर यानी नॉइज क्या है, तो कोई भी बाधा जो संदेश को विकृत करती है, जैसे भाषा, तकनीकी खराबी या पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन ने अनौपचारिक संचार को क्या कहा, तो उन्होंने प्रशासनिक संगठन की ग्रेपवाइन कहा। अगला प्रश्न है, फिल्टरिंग संचार की एक बाधा है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्रेषक द्वारा जानकारी की जानबूझकर बदलना ताकि वह प्राप्तकर्ता को अधिक अनुकूल लगे। अगला प्रश्न है, संगठन में नीचे की ओर संचार यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है अधीनस्थों को निर्देश, नीतियां और फीडबैक प्रदान करना। अगला प्रश्न है, संचार वह रक्त धारा है जो संगठन को जीवित रखती है, यह विचार किसका समर्थन करता है, यह संचार को प्रबंधन का केंद्रित या केंद्रीय कार्य मानने वाले विचारकों का समर्थन करता है, जैसे बर्नार्ड का। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ बाधाएं संचार में कब उत्पन्न होती है, तो यह जब शब्दों या प्रतीकों का अर्थ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के लिए अलग अलग होता है, तब यह उत्पन्न होती है। गैंग प्लैंक की अवधारणा जो संचार में पदानुक्रम को छोटा करती है, किसने दी है, यह हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई। अब हम लोग देखते हैं अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम
हायरार्ची ऑफ नीड्स में सबसे शीर्ष आवश्यकता कौन सी है? यह आत्मसिद्धि, दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी में स्वच्छता कारक यानी हाइजीन फैक्टर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ये असंतोष को रोकते हैं लेकिन कर्मचारियों को प्रेरित नहीं करते, जैसे वेतन और कार्यदशाएं। अगला प्रश्न है, डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत एक्स कर्मचारियों के बारे में क्या मानता है? तो यह मानता है कि औसत कर्मचारी काम करना पसंद नहीं करता, आलसी होता है और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विक्टर वूम का प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किस सूत्र पर आधारित है? यह अभिप्रेरण इक्वल टू आकर्षण यानी वैलेंस इंटू प्रत्याशा इंटू साधन पर आधारित है। किस पर? तो अभिप्रेरण इक्वल टू आकर्षण इंटू प्रत्याशा इंटू साधन, आकर्षण प्रत्याशा साधन। अगला प्रश्न है, सिद्धांत जेड का प्रतिपादन किसने किया जो जापानी प्रबंधन शैली पर आधारित है? यह विलियम ओउची के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो विलियम ओउची के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, क्लेटन एल्डफर का ERG सिद्धांत मैस्लो के सिद्धांत का संशोधन है। ERG का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स अस्तित्व, रिलेटेडेंस संबंध, एंड ग्रोथ, दैट मीन्स विकास। अगला प्रश्न है, हर्जबर्ग के अनुसार वास्तविक अभिप्रेरक दैट मीन्स मोटिवेटर कौन है? तो वह है उपलब्धि, मान्यता, कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारी और विकास। अगला प्रश्न है, गाजर की छड़ी कैरोट एंड स्टिक, मतलब गाजर और छड़ी कैरोट एंड स्टिक की नीति अभिप्रेरण के किस दृष्टिकोण से संबंधित है? यह शास्त्रीय या पुरस्कार दंड दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्रिस एर्गिरिस का अपरिपक्वता सिद्धांत क्या तर्क देता है? यह तर्क देता है औपचारिक संगठन अक्सर कर्मचारियों को अपरिपक्व बनाए रखते हैं जिससे कुंठा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार जब तक निचले स्तर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक क्या होता है? तो तब तक होता है उच्च स्तर की आवश्यकताएं व्यवहार को प्रेरित नहीं करती। अगला प्रश्न है, प्रबंधन द्वारा उद्देश्यों यानी MBO पीटर ड्रकर का अभिप्रेरण में क्या भूमिका है? तो यह कर्मचारियों को लक्ष्य निर्धारण में शामिल करके उनकी भागीदारी और प्रतिबद्धता बढ़ाता है। अब हम देखते हैं नागरिक शिकायतों का निवारण, लोकपाल और लोकायुक्त से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन संस्था का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ? यह सबसे पहले स्वीडन में हुआ। कब? तो 1809 ईस्वी में हुआ। भारत में लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह LM सिंघवी के द्वारा किया गया, 1963 में किया गया। अगला प्रश्न है, किस प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की पहली बार सिफारिश की? यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 से 70 के अध्यक्ष मोरारजी देसाई और के हनुमंता ने सिफारिश की। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ और कब लागू हुआ? यह पारित 2013 में हुआ और लागू 16 जनवरी 2014 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है, लोकपाल चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया है या नहीं? इसका आंसर है किया गया है, कुछ विशिष्ट अपवादों और प्रक्रियाओं को छोड़कर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुरक्षा के साथ। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह ओडिशा है,
1970 में पारित किया, लेकिन महाराष्ट्र ने सबसे पहले 1971 में संस्था की स्थापना की। अगला प्रश्न है, लोकपाल चयन समिति में प्रतिष्ठित न्यायविद को कौन नामित करता है? तो चयन समिति के अन्य 4 सदस्य, जिसमें पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और सीजीआई मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकपाल के पास शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो यह है कथित अपराध होने के 7 वर्षों के भीतर। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य में किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल द्वारा की जाती है, आमतौर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से परामर्श लेने के बाद की जाती है। अगला प्रश्न है, क्या लोकपाल के पास स्वयं की जांच विंग और अभियोजन विंग होती है? तो यह हाँ होती है। अधिनियम के तहत दोनों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर शिकायतों के निवारण का एक उपकरण है। भारत में इसे सबसे पहले कब अपनाया गया? तो यह 1997 में अपनाया गया, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो वह होता है। अगला प्रश्न है, लोकपाल के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 8 हो सकती है, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 2014 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लोकायुक्त को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? उदाहरण के लिए मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण, तो है कर्नाटक लोकायुक्त। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली ने लोकपाल के बारे में क्या सिफारिश की थी? तो उन्होंने सिफारिश की थी कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय लोकायुक्त किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत झूठी या तुच्छ शिकायत करने पर क्या दंड है? तो 1 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना है। अगला प्रश्न है, लोकपाल की जांच के दायरे से किन अधिकारियों को बाहर रखा गया है? तो सेना और तटरक्षक बलों के अधिकारियों को, यानी सशस्त्र बलों को इससे बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था को प्रशासन का प्रहरी वॉचडॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है? तो ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल और लोकायुक्त को लोक प्रशासन का प्रहरी कहा गया है या प्रशासन का प्रहरी कहा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और लोकपाल के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो सीवीसी मुख्य रूप से सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण पर केंद्रित है, अक्सर लोक सेवकों के लिए, जबकि लोकपाल एक उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जिसके पास व्यापक जांच समितियां या व्यापक जांच शक्तियां और अभियोजन विंग होती है। दोस्तों, आप लोग के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट नोटिस यही है कि इस पे जो 50% का सेल था, क्रिसमस सेल, उसको एक्सटेंड करते हुए 1 जनवरी तक इसे एक्सटेंड किया गया है न्यू ईयर के शुभ अवसर पर। तो अभी भी आप लोग इस पे 50% का डिस्काउंट हर बुकलेट पर ले सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि प्रिपेयर नहीं हुए है वो लोग इस बुकलेट को जरूर पढ़ें, आपको एग्जाम में जरूर ही सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप हमें 82 71 11 36 45 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बुक को ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।